मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पीरियड 4। इसमें जो क्रॉस है, ये क्रॉस साइन जब रहेगा इसको बोलते हैं इनवर्ड। डॉट को डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं आउटवर्ड। अब यहाँ ये एक क्रॉस सेक्शन है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, और क्रॉस दे दिया गया है, यानी जो करंट है ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है नीचे की ओर। करंट का डायरेक्शन है इनवर्ड, और ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर का क्रॉस सेक्शन है। ये ऐसे ये बाहर दिखा दिया गया है, लेकिन एग्जाम में या क्वेश्चन में दिखाएगा नहीं। क्रॉस का मतलब समझना है कि इनवर्ड है। यहाँ पे लिख दिया करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डॉट से दिखाएंगे अपवर्ड, यानी एक क्रॉस सेक्शन है जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ है, इसी को बता दिया गया है, ये क्रॉस वाला जो है, ये क्रॉस और ये डॉट को बता दिया गया है कि इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट। क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है जो करंट कैरी कर रहा है। अब यहाँ पे बी को दिखाया गया, यहाँ क्रॉस करके गोल कर दिया गया, सर्कल कर दिया गया, बी फील्ड। इसका मतलब क्या है, अगर बी लिखा हुआ है तब, आई लिखा हुआ है तो करंट इनवर्ड, और बी लिखा हुआ है तो फील्ड इनवर्ड। यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड। और डॉट अगर है, डॉट करके राउंड कर दिया गया और बी लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये काटा हुआ है। अब ये सिर्फ क्रॉस है, ये राउंड नहीं किया हुआ है, राउंड नहीं किया हुआ है और बी लिखा हुआ है, राउंड नहीं किया हुआ है और बी लिखा हुआ है, तो इनवर्ड। डॉट किया हुआ है, राउंड नहीं किया हुआ है, डॉट किया हुआ है और बी लिखा हुआ है, तो ये हो गया आउटवर्ड। क्रॉस में इनवर्ड और डॉट में आउटवर्ड। तो बी में, यहाँ पे फिर बी में क्या है कि क्रॉस करके राउंड कर दिया गया तो इनवर्ड, और यहाँ पे बी डॉट करके राउंड कर दिया गया, बी लिख दिया गया, बी लिखा रहेगा तो फील्ड, आई लिखा रहेगा तो करंट। तो ये दोनों ट्रू है, मतलब फील्ड के केस में राउंड करेंगे, डॉट या क्रॉस करके राउंड करेंगे तो भी सही है, नहीं करेंगे तो भी सही है। अब यहाँ पे करंट के केस में डॉट किया, आई लिख दिया, यानी और राउंड नहीं किया, या फिर क्रॉस किया, आई लिख दिया और राउंड नहीं किया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी करंट के केस में डॉट या क्रॉस करके राउंड करना मस्ट है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब है क्वेश्चन, फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी। फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे, तो सॉल्यूशन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो गया, ये यहाँ पे ये पी पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है। अब ये क्रॉस है, ये क्या है हमारा, ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, और यहाँ ऊपर में जो दिख रहा है ये भी क्रॉस है, तीनों क्रॉस है, क्रॉस सेक्शन है, आई लिखा हुआ है, यानी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और करंट का डायरेक्शन है इनवर्ड, और हमको यहाँ पे पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि लेंथ जो है, मान लिया जाए कि ए है, इसका भी लेंथ ए है, इसका भी लेंथ ए है। तो पी पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है, तो इसको तो ए मान लेते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर इसको ए मानते हैं, इसको ए नहीं मानो,
ए मानेंगे तो फिर हमको फाइंड करना पड़ेगा ये लेंथ, ये AP और BP और PC हमको पता करना पड़ेगा, इसलिए इसको ए नहीं मानो। ये डायरेक्ट हम लोग ये इसी को ए मान लेते हैं, ये पूरा। एक्चुअली अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया रहेगा यही ए, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ये भी ए दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक a/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ ये a/2 हो जाएगा और ये होता है यहाँ से, ये होता है 2 और यहाँ होता है 1, तो 2:1 से इसको निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद ये हमको लेंथ निकालना पड़ेगा। यहाँ हम लोग फील्ड निकालने के लिए समझते हैं। तो फील्ड जो होगा हर केस में सेम होगा, मतलब तीनों के कारण, ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण सेम होगा पी पॉइंट पे। तो तीनों का ऐड कर देंगे। सेम कैसे होगा सो समझ लो। हमको बायां हाथ यूज करना है। क्या यूज करना है? बायां हाथ। करंट अंगुली किधर रखेंगे? ये अंगुली रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, यानी नीचे, क्योंकि करंट क्या है, नीचे है। बी पॉइंट पे हमने नीचे रख दिया। अंगूठा किधर रखना है? पी पे, जहाँ हमको निकालना है पी पे। तो देखो यहाँ पी पे ऐसे रख दिया। हथेली किधर कर रहा है? इधर जाने के लिए। समझना है, इसी बात को मेन समझना है। हथेली इधर कर रहा है, यूज कौन सा हाथ करेंगे? बायां हाथ यूज करना है। बायां हाथ यूज करना है। तो देखो समझना क्या है बात को। ये फील्ड इनवर्ड है, तो हमको करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है और हमको इसी लाइन के इस पॉइंट पे निकालना है। ये जो लाइन है इसी लाइन के इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन से 90 डिग्री पे फील्ड समझेंगे। इस लाइन से 90 डिग्री ये है, क्लियर? उसी तरह से अगर हम इससे फील्ड निकालते हैं, इससे, तो ये लाइन से 90 डिग्री मान लिया इसको, और फिर अब इसके कारण फील्ड हमको यहां निकालना है, तो इस लाइन पे ये एंगल 90 डिग्री मान लिया। यही बात करना है यहां। तो अब देखो है क्या, ये जो एंगल है 120 है, ये भी 120 है और इधर से ये भी 120 है, क्योंकि एक पॉइंट पे 360 डिग्री बनेगा। तो 120 ये पूरा हो गया, ये इतना, दिस एंगल इज 120। अब है कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला बढ़ जाएगा, यानी ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच 120 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों के बीच। फिर ये दोनों के बीच 120 डिग्री होगा, यानी जो हमारा जो फील्ड का जो हमारा ये जो फील्ड के बीच का जो एंगल है ये भी 120 डिग्री है। फील्ड का जो बीच का ये एंगल है 120 डिग्री है, और दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पे है और इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, क्योंकि लेंथ ये लेंथ सेम है, तो B1 B2 B3 क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसके कारण, इन दोनों के कारण जो फील्ड होगा, इन दोनों के कारण वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो अगर वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड का, तो रिजल्टेंट जो है वो बीच से पास करता है और सेम होता है, यानी जो रिजल्टेंट होगा B1 या B2 होगा, और ये B3 अपोजिट में हो गया, B3 अपोजिट में हो गया, तो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो सेंटर पे जो फील्ड होगा, रिजल्टेंट फील्ड, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट फील्ड 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ अगला क्वेश्चन में क्या है कि हमने दो ही लिया है। यहाँ पे करंट है और एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, दो क्रॉस सेक्शन है, करंट कैरिंग वायर है, लेंथ ले लिया है ए, और हमको फील्ड निकालना है ए पॉइंट पे, फील्ड निकालना है ए पे। तो फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा फिर वही काम करना है, बायां हाथ यूज करना है। तो देखो कैसे, क्या है, जिधर है लाइन उधर बायां हाथ का अंगुली ऐसे रखेंगे, तो इधर आ रहा है, और फिर यहाँ पे है ऐसे, तो मतलब सेकंड जो है हमारा ये वाला, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अंगुली नीचे रखेंगे और अंगूठा पॉइंट की तरफ, तो इधर ही जाएगा, यानी दोनों के केस में दूर ही जाएगा। मतलब कि ये जो वायर है, ये वाला, ये वायर, इसके लिए ये 90 डिग्री पर इधर जाएगा,
तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 यानी कि ये 30 डिग्री बना। फिर इसके बाद इसके कारण, तो इसके कारण जो जाएगा ये भी 90 डिग्री जाएगा, इसके कारण 90 डिग्री। तो ये हमारा 60 हो गया, ये 60 और यहाँ से 90 जा रहा है और ये 30 है। तो ये जो हमारा जो सेकंड डायरेक्शन फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन ये 60 होगा, तभी तो 60 है, 30 90, इससे 90 बनेगा। अब है कि अब ये दोनों के बीच कितना हो जाएगा, तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो गया। तो दो वेक्टर है जिसके बीच का एंगल है 60 डिग्री और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, क्योंकि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है सेम है। तो B1 बराबर B2 हो जाएगा, जो कि B मान लिया, और हमारा B1 हो जाएगा μ0/4/2i/a इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। अब B2 भी सेम हो जाएगा। अब B रिजल्टेंट हो जाएगा b² √b² + b² + 2b² cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 से क्या हो जाएगा, 1/2 से 2 कट जाएगा, यानी b² यानी √3b हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एंगल चेंज है। यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है। थोड़ा फिगर बनाने में ये ए है, क्योंकि 30 डिग्री है तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो 30 और 30 60 हो गया, तो ये हो जाएगा पूरा ट्रायंगल का जो होगा ये 120 होगा पूरा। ये एंगल 120 डिग्री हो गया। तो हमको ए पॉइंट पे फील्ड निकालना है। क्या करना है, फील्ड एट पॉइंट ए। तो यहाँ भी लेंथ ये ए है और यहाँ लेंथ ए है, सेम प्रोसेस है। तो ये देखो, अब क्या हमें पता है पहले से कि ये एंगल 120 डिग्री है, तो यहाँ से जो फील्ड जो होगा ये 90 डिग्री पे होगा। ये जो है हमारा ये वाला, ये 90 डिग्री पे होगा, ये हमारा ये 90 डिग्री हो गया। तो और ये 120 टोटल, तो यानी ये 30 हमारा बच गया। तो ये जो लाइन है इससे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा ये 90 डिग्री होगा, ये वाला। तो ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से ये 90 डिग्री ये वाला। तो ये 120 और 90, तो 90 बढ़ाएंगे तो ये तो पूरा 180 है, तो यानी ये 60, तो ये 30, ये इतना एंगल ये 30 जैसे भी निकाल लो। तो इसके अब देखो, इधर से हमारा 30 डिग्री इधर हो गया और 90 डिग्री इधर हो गया। यहीं से मान लो ये 90 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री, यानी ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बन रहा है कितना, दोनों जो फील्ड है हमारा, ये दोनों फील्ड, दोनों के बीच का एंगल बन रहा है कितना, 120 डिग्री। ये 90 और 30 120, तो 120 में क्या हो जाता है, -1/2, cos -1/2, मतलब फील्ड का तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √b² + b² + 2b² cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा क्या, b, जो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ इस फिगर में, जो देखा था कि दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों वेक्टर का 120 डिग्री है, ये वाला, ये है ना, यहाँ से ये 120 डिग्री है। तो हमारा B1 या B2 आया था, जो कि यहाँ पे इसमें हमारा ये प्रूफ हो गया कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है और बीच में एंगल अगर 120 है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो B हो जाएगा। अगर B1 B2 बराबर है तो B1 या B2 कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हमको P पॉइंट पे फील्ड निकालना है। फील्ड कहाँ निकालना है, P पॉइंट पे, P पॉइंट पे फील्ड निकालना है। और ये हमारा एंगल 45 है, सिर्फ एंगल चेंज है। ये लेंथ भी ए है, ये भी लेंथ ए है, तो ये 45 ये 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इसके कारण ये भी क्या है, इनवर्ड है, तो इसके कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, एक तो इसी लाइन पर आ जाएगा ये, और दूसरा हो जाएगा इसके 90, यानी इस लाइन को बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों रिजल्टेंट के बीच 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या होता है, √b² + b², क्योंकि cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, यानी √2b हो जाएगा इसका आंसर।
अब ये है यहाँ, ये फिगर है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। एक में करंट I1 है और एक में करंट I2 है, और P पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है, फाइंड फील्ड एट पॉइंट ए। तो अब यहाँ पे कैसे निकलेगा फील्ड? तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ तो हमको पता नहीं है कि ये 90 डिग्री से जाएगा तो जाएगा किधर। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ समझने के लिए, ये समझने के लिए हम लोग अलग से एक वर्क करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक सीधी सी बात, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमारा दिया रहता है कितना, कुछ भी है, मान लो थीटा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो नीचे क्या करते हैं हम लोग, mg करते हैं, और इसको कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, क्योंकि ये थीटा है, ये वाला ये थीटा है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा 90 है, 90 है पूरा, तो ये थीटा रहेगा, तभी तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये तो नीचे जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो गया हमारा mg sin थीटा। ये तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग अब यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मान लेते हैं कि ये है हमारा B1 I1 के कारण, I1 के कारण हो गया B1। अब इसका कंपोनेंट ऐसे, ये 90 डिग्री मान लिया ये पूरा, क्योंकि 90 डिग्री पे ही बनेगा। ये जो हो गया ये इतना हमने मान लिया, ये पूरा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब मान लिया, ये पूरा 90 डिग्री मान लिया, तो ये जो एंगल हो जाएगा हमारा अभी जैसा, ये हमारा हो जाएगा थीटा 1। तो ये जो नीचे वाला हो गया हमारा B1 cos थीटा 1, और इधर हो जाएगा B1 sin थीटा 1। कंपोनेंट टूटता है, ये B1 है 90 डिग्री पे, तो नीचे हो गया B1 cos थीटा 1, और ये हो गया हमारा B1 sin थीटा 1, क्योंकि कंपोनेंट रिजल्टेंट ये है B1, इसका कंपोनेंट इससे थीटा बना रहा है, तो कॉस लग जाएगा इसके साथ। अब ये है हमारा, इसका हम लोग मान लेते हैं कि 90 डिग्री है, इधर मान लेते हैं, मान लिया ये हमारा है B2 मान लिया, जो कि यहाँ से ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया हमारा 90 डिग्री।
ये थीटा टू है, ये यहाँ ये थीटा टू है। तो अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं ऐसे, इसी लाइन को फर्दर हमने ऐसे बढ़ा दिया, तो इसका इधर से इधर, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये पैरेलल हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल ये वाला, ये हमारा हो जाएगा थीटा टू हो जाएगा, ये हो गया हमारा थीटा टू। तो ये हो जाएगा, ये थीटा टू हो गया, तो इसका ये बढ़ गया और इसका इधर, यानी ये हो गया हमारा ये वाला थीटा टू। ये हो गया हमारा थीटा टू। अब इसका अगर कंपोनेंट तोड़ते हैं, ये हो गया हमारा थीटा टू। अब इससे और इससे ये एंगल 90 डिग्री,